हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आज आपकी क्लास में ये समझ लीजिए, आपको मैं एक ऐसा जंबल प्रोसेस देने वाला हूँ जिसमें कि आपकी साइंस के मैं 3 सेक्शन बांटूंगा। आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, किसी भी लेवल मतलब किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आप चाहे आईएएस में हैं, चाहे पीसीएस में हैं, या आप एनडीए में हैं, या फिर आप सीडीएस में हैं, आप एसएससी मेंस में हैं, अच्छे लेवल पर। और छोटा लेवल तो इससे कवर हो जाएगा। तो मैं काफ़ी समय से आईएएस पीसीएस यूपीएससी में इनरोल हूँ, और एनडीए सीडीएस वगैरह में भी। और जो एकेडमिक एनसीईआरटी बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो 3 हिस्से में बांट दूंगा। इसमें 2 फायदे हैं। एक वो स्टूडेंट जो 12th के बाद के एग्ज़ाम देते हैं, एक वो स्टूडेंट जो 12th लेवल के एग्ज़ाम देते हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंसी क्या होगी कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप इतना स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर होंगे। इसमें बेस और ज़्यादातर उठी हुई चीज़ें हैं। उठी हुई का मतलब लेवल अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी क्लास है। हैंडराइट मेरे खुद के नोट्स हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं इसकी एक पीडीएफ जो है अपने चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो आपको आराम से ये चीज़ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से एनर्जी लेना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी चीज़ से एनर्जी लेना। तो आप जो भी फूड खाएं तो उससे आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी चीज़ को खाने से आपको न्यूट्रिशन मिल जाए, या पीने से हर चीज़ को आपको एनर्जी मिल जाए। तो आप अगर पानी आप ड्रिंक करेंगे तो वाटर को ड्रिंक करते समय आपको एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन्स लेंगे उससे भी एनर्जी नहीं मिलता है। इवन मिनरल्स और फाइबर्स भी लेंगे तो उससे भी एनर्जी नहीं मिलता। तो सर, जब इन सब चीज़ों से अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो एनर्जी मिलती किस चीज़ से है? एक्चुअल में जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से में एनर्जी मिलेगी। तो पंकज, वो 2-4 दिन बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीजर, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में जो, ठीक है। तो कहने का मुद्दा ये हुआ कि न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपसे, यहाँ पर आप देखें, आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। और मैंने कहा न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली 2 हिस्सों में टूटेगा। एक वो जो एनर्जी गिविंग, मतलब जो आपको एनर्जी गिविंग एजेंट्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, और वो जो एनर्जी आपको नहीं देते हैं। आपने डॉक्टर के मुंह से एक बात सुनी होगी बैलेंस डाइट के नाम से। किस नाम से? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप एक बार में तीनों चीजें आपके पास रखी हैं खाने के लिए, एक थाली है, जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल थाली होटल में मिलती है या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 60% और प्रोटीन 25%, 15% आपके पास फैट है, तो उसे हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित। संतुलित आहार। हिंदी वाले भी समझे, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक। आरओ एआरओ का भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आप समझते रहे मेरी बात। तो एनर्जी देने वाले एजेंट्स और एनर्जी ना देने वाले एजेंट्स, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप 3 चीज़ों को मिला लें। कौन 3 चीज़ों को मिला लें? अगर आप कहें कि, अगर मैं आपसे कहूं क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी गिविंग एजेंट्स कौन है? एनर्जी गिविंग और एजेंट्स। तो एनर्जी गिविंग एजेंट्स में मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों मिलकर आपको 99% एनर्जी देते हैं। आप ऐसे समझ के चलें, देते तो 100% है। 1% एनर्जी एक्चुअल में उन उन फूड के आइटम्स को मान ली जाती है जिनसे में एक्चुअल में भरपूर मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है। तो मैंने आपसे कहा कि विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर ये आपको एनर्जी नहीं देते। तो टोटल मिलकर आपको लगभग जो है 1% की एनर्जी देते हैं। ये हमें समझ में आती है। अब मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ भाई मैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में क्या है? जनरल फॉर्मूला है किसका? आप कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला को देखिएगा, CnH2nOn। यहाँ पर अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रख दूँ तो n की जगह 1 आ जाएगा, और 2n है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये एक तरीके का रेशो है। ये एक तरीका क्या है? रेशो है। रेशो मतलब क्या है? अनुपात। रेशो क्या है? अनुपात। तो मेरी बात समझिएगा कि मैंने कहा कि जनरल फॉर्मूला होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, वो आपका CH और O से मिलके बनता है। क्या क्या रहेगा? CH और O। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा? 1:2:1। तो यही आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास सामने रेशो आ गया। चलिए आगे बढ़िए। कार्बोहाइड्रेट
ये सब हटा दें जो मैं बता रहा हूँ, मेन मेन चीज़ है। कार्बन मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मतलब वही है CH और O, रेशो रेशो रेशो, तो कितना 1, कितना 2, कितना 1। ये जनरल फॉर्मूले में आता है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, बहुत दिमाग लगा के समझते रहे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो अपनी खुद की यूनिट होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होगी उसे क्या बोलते हैं, सेक्राइड। क्या बोलते हैं, सेक्राइड्स। अब सेक्राइड डिवाइड होते हैं, मतलब बटे होते हैं कई पार्ट्स में। जैसे मैं कहूँ कि मोनोसेक्राइड मतलब एक, मोनोसेक्राइड मतलब एक, और एक होता है डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मतलब दो, और एक होता है आपके पास पॉलीसेक्राइड, ये ओ है, दिस इज दी पॉलीसेक्राइड, मतलब 9 से ज़्यादा। ये 100 तक भी जा सकते हैं, 150 200 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको आप समझ के रखें कि ये नहीं लेना है, तो 100 तक आप लेके चलें तो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। क्लियर हो गया, 9 से ज़्यादा। एक और टर्म आती है, उसको हम ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेक्राइड। तो जो ऑलिगोसेक्राइड है वो आपकी हमेशा याद रखिएगा 2 से ज़्यादा और 9 से कम, 2 से ज़्यादा और 9 से कम, तो वो आपकी ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ें पता चल गई कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आपको नापना है तो यूनिट होती है, उसको बोलते हैं सेक्राइड। और सेक्राइड कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, मेनली 3 होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। उसका एक पार्ट हो गया हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है देखिए ऑलिगोसेक्राइड, ये यहाँ है। उसके बाद आप आगे चलें, वन बाय वन आप हम जो है लेके चलेंगे इन चीज़ों को, वन बाय वन लेके चलेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपके पास आ जाता है मोनोसेक्राइड। क्या आ जाएगा, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या कह रहा है आपसे, मोनो, ये आपके पास मोनोसेक्राइड हो गया। मोनोसेक्राइड के अंदर आपके पास 3 आ जाएंगे। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है जिसमें कितना होना चाहिए, केवल एक मॉलिक्यूल। कितना होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल। इसमें केवल एक मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, एक मॉलिक्यूल होगा, उसके बेस पर हमारे पास मोनोसेक्राइड कितने पार्ट्स में है, तो 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है, 3 में। एक मैंने एक्स्ट्रा बता दिया जिसको हम मैनोस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैनोस, ठीक है, मोनोस कह रखे। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का मतलब होता है ब्लड शुगर, ग्लूकोज का मतलब है ब्लड शुगर। और फ्रक्टोज का मतलब क्या है, फ्रक्टोज का मतलब होता है कि जो केन शुगर होती है, मतलब जो इसे स्पम की शुगर भी कह देते हैं, मतलब जो स्पम होता है, स्पम के अंदर जो शुगर होती है एनर्जी के लिए, वो फ्रक्टोज होती है। ये आपका सब्सिट्यूट होता है कि इसका सुक्रोज का, जो कि केन शुगर मतलब गन्ने की जो रस होता है, गन्ने का रस होता है, वहां से निकलता है। गैलेक्टोज तो आपकी मसल शुगर है, इसमें Mg+2 नाम के आयन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि Mg+2 नाम का और कैल्शियम, ये दोनों आयंस किस में होते हैं, आपकी मसल्स में। किस में होते हैं, आपकी मसल्स में। लड़की ने गलत लिखा हुआ ये स्पेलिंग, मसल्स, ठीक है। अपने नोट्स दिए हैं, कॉपी कर रखा है एक बच्चे ने, तो उसी से हमने लिए हैं, ठीक है। मतलब हमारी नोट से लेकर उसने अपने हाथ से लिखे हुए हैं। स्टूडेंट है तो गलती तो करेगा ही। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, ब्लड शुगर होती है। फ्रक्टोज क्या होती है, आपकी स्वीटेस्ट शुगर है, और किसकी होती है, शुगर केन। आप इसे स्पम भी कह सकते हैं, किसमें, स्पम में। तो आपका जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु, उसमें भी आपको यही तरीके की शुगर देखने को मिलेगी। उसके बाद एक होती है आपके पास मेनोज। क्या होती है, मेनोज, मेनोज होती है। क्या लिखा हुआ इसने, मोनोनेस, क्या लिखा हुआ इसने, आप इस काट, मेनोज क्या होती है, मेनोज, दिस इज कॉल्ड मेनोज, मेनोज शुगर, ठीक है। मेनोज शुगर क्या होता है, मोनोस, ठीक है, मोनोस शुगर है। तो मोनोस शुगर का मतलब क्या हुआ है, मेनली क्या है, फ्लावरिंग शुगर, फ्लावरिंग शुगर है, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल, उसकी शुगर को कहते हैं, उसकी शुगर को कहेंगे, दिस इज कॉल्ड दी फ्लावर शुगर, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये हमारे पास सीक्रेट टेस्ट, टेस्ट कैसा है, इतना ग्लूकोज ऊर्जा देने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप बेसिकली समझते ही हैं, ठीक। मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। स्वीट टेस्ट होता है, ग्लूकोज ऊर्जा देता है, ठीक है, डाइसेक्राइड हो गया, ठीक है। बच्चे ने समझने के लिए काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड अब समझ में आ गया, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड 3, जैसे कि हमारे पास मोनोसेक्राइड 3 थे, उस तरीके से हमारे पास डाइसेक्राइड भी लगभग 3 होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास होगा माल्टोज, एक हमारे पास होगा लैक्टोज, और एक हमारे पास होगा शुक्रोज। तो 3 होते हैं हमारे पास। कौन कौन सा होगा, माल्टोज और लैक्टोज और शुक्रोज, 3 है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, देखिए वन बाय वन समझेगा मेरी बात को। जैसे देखिए, मैं अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि आपके पास जो डाइसेक्राइड्स हैं, उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिलके बनते हैं। तो एक मोनोसेक्राइड प्लस दूसरा मोनोसेक्राइड, तो जो बनेगा उसके हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ और समझ लें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को और तरीके से समझिए। जैसे आपके पास शुगर है, क्या है,
शुगर, ये शुगर है, और बेस, शुगर और बेस, ये बेस कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस। कैसे? नाइट्रोजीनस। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को अगर क्या कर दें, हम मिला दें, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में मिला दें, तो जो मिलते हैं आपस में जुड़ते हैं वो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप इसको ऐसे समझ के देखें, और याद रखिएगा दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर डीएनए की शुगर कही जाएगी या फिर आरएनए की शुगर कही जाएगी। क्या क्या कहा जाएगा? या तो डीएनए की शुगर या शुगर ऑफ, या तो डीएनए की शुगर होगी या आरएनए की शुगर होगी। तो आरएनए या डीएनए की जो शुगर होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, शुगर प्लस और भी चीज़ें हैं। तो शुगर प्लस के नाइट्रोजनस बेस जब दोनों मिलेंगे तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोसाइड। टाइड नहीं कहना, याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो उन दोनों को मिलाने के लिए शुगर, और ये शुगर कैसी होती है आप रखिएगा, इसमें कार्बन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। इसे पेंटोस शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोस। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंटोस शुगर कहते हैं, उन दोनों को मिलाने के लिए एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, तो एक हमारे पास क्या है? लैक्टोस, एक हमारे पास क्या है? माल्टोस, एक हमारे पास क्या है? सुक्रोज। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास लैक्टोस है, वो लैक्टोज मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब दूध के आइटम से जो भी मिलके बनेगा, तो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट से बनता है। और इसको किस किस चीज़ों से मिला के बना सकते हैं लैक्टोज को? तो हमारे पास होगा ग्लूकोज प्लस के, क्या लिखा है इसने? ग्लूकोज, हाँ ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ऐसे लिख दीजिएगा, ग्लूकोज और प्लस के गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस के गैलेक्टोज, ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेगा। अच्छा, दूसरी पर आ जाइए, अगर आपके पास माल्टोज है तो माल्टोज किस किस से मिलकर बनेगा? तो दो सेम ग्लूकोज को मिला के बनाओगे तो बन जाएगा। देखिए, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। माल्टोज किस में मिलता है? सीड प्रोडक्ट में। सीड प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, है ना, जैसे काजू, कैश्यू नट हो गया, आलमंड हो गया, ये सब है। एक हो गया हमारे पास शुक्रोज। क्या हो गया? शुक्रोज। तो शुक्रोज जो होते हैं वो स्वीटेस्ट शुगर को कहा जाता है। इसमें किस किस से मिलके बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ये हमारे पास, याद रखिएगा, ये प्लांट में पहले से मौजूद नहीं होती। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कौन सी शुगर ऐसी है डाइसैकराइड जो प्लांट में मौजूद नहीं होती, तो आप याद रखिएगा कौन सी नहीं होती है? शुक्रोज। कौन सी नहीं होती है? शुक्रोज। तो शुक्रोज जो है वो प्लांट में ऑलरेडी मौजूद, पहले से नहीं होती, वो बनती है। तो स्वीटेस्ट शुगर है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, कॉमन प्रोडक्ट मोनोसैक्राइड ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, दो चीज़ें मैंने बताई, जैसे एक हमारे पास होता है सैक्रिन और एक हमारे पास होता है एस्पार्टिन। ये मैंने हर क्लास में मैं इस चीज़ को बताता हूँ क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं आज की डेट में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दूँ, आजकल के जो अंडर 10 एज के जो बच्चे हैं, आजकल के जो अंडर 10 एज के जो बच्चे हैं, उनको अगर ज़रा भी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेन किलर खा रहे हैं आजकल, वो मतलब पैरासीटामोल खा लेते हैं। और पैरासीटामोल खाने की वजह से उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। बहुत भयानक चीज़ है, बहुत भयानक डेंजरस कंडीशन है। तो मैं क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, मेडिकल लेता हूँ मैं, मेडिकल में मेरे पास मेनली बायोलॉजी और फिजिक्स मेन होता है, तो मैं तो पढ़ाता हूँ, क्यों मुझे डेटा के साथ अपडेट रहना पड़ता है, यूपीएससी में भी क्लासेस होती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, समझाना भी पड़ेगा, और अपने छोटे भाई बहनों को और स्टूडेंट्स लोगों को या दोस्तों को आस पड़ोस में जिस तक भी आप नॉलेज पहुंचा सके, जैसे भी आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10, 12, 14, 18 साल तक आपको पेन किलर नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर की एडवर्टीज, डॉक्टर की सलाह से ही आप ये सब चीज़ें जो है खा सकते हैं, अपने आप नहीं खा सकते। अपने आप खाएंगे तो आपके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसी वजह से दिक्कत है। मेडिकल स्टोर्स पे आप जाते हैं तो डायरेक्टली मेडिसिन ले तो लेते हैं, लेकिन गलत बात है। आजकल है इंडिया में ज़्यादातर खुद के खुद डॉक्टर्स हैं, कुछ दिक्कत होगा बॉडी में तो जाके बोल देंगे मेडिकल स्टोर पर, तो और झूठ बोल देंगे उनसे कि सर किसी बच्चे के लिए नहीं चाहिए, मेरे लिए चाहिए। और बच्चा, समझ पा रहे हैं ना, मतलब चाहिए किसी और के लिए होता है, जैसे बच्चा गया तो बोला पापा ने मंगाया, तो ऐसा करके गलत बात है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, इसके जो ग्राउंड लेवल पर जो रिजल्ट निकल रहे हैं, बहुत डेंजरस निकल रहे हैं बच्चों के अंदर। ब्रेन वाइज बॉडी के ऑर्गन की रीजनरेटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा हो रही है, बच्चों के दिमाग पर सीधा असर हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चों के दिमाग पर डायरेक्टली असर हो रहा है, मतलब एक तरीके से मेंटली टार्डेशन प्रोसेस हो रहा है। मेंटली टार्डेशन मतलब कि दिमाग रूप से असंतुलन हो रहा है बच्चों के अंदर। तो इसमें एक ये भी चीज़ है, क्या, जो आप जलेबी खाते हैं, ये सब खाते हैं, सैक्रीन एक शुगर है, एस्पार्टिन भी एक शुगर है, जो आप घर के अंदर कॉमन शुगर खाते हैं जिसको हम नॉर्मल शुगर कहते हैं। अगर नॉर्मल शुगर की 25 चम्मच मिला देंगे, तो लिखा ना नॉर्मल टेबल शुगर, जो घर में शुगर यूज करते हैं, उसकी 25 चम्मच मिलाएंगे तब जाके सैक्रिन की 1 स्पून बैठेगी।
और उसी तरीके से अगर आप नॉर्मल शुगर की 50 चम्मच आपस में मिलाएंगे तो एस्पार्टिन की 1 चम्मच बैठेगी। डेंजरस है। तो आप जो शेक पीते हैं, शेक के अंदर शुगर डालता है वो एस्पार्टिन सैक्रिन, और जो जलेबी खाते हैं एस्पार्टिन सैक्रिन डलती है। डेंजरस है, ये आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, आपका शरीर बर्बाद कर देगी। ठीक है, जितने पहलवान लोग हैं ये सब खाते हैं, जब तक खा रहे हैं, जब तक बॉडी जवानी में है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको पता चल जाता है कि बॉडी क्या कह रही है, बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नहीं तो इतिहास उठा लें इस चीज़ का, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड क्या है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड का मतलब होगा जिसमें 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स उसमें 2 से ज़्यादा होंगे, उनको हम कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर में स्पार्टिन और सैक्रिन ये तो है ही, इसमें तो बहुत ज़्यादा आ गया। कॉम्प्लेक्स और नेचुरल ऐसा करके, तो मैं जैसे बताऊं कि हमारे पास कई सारी हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस लड़की ने क्या लिखा, काइटिन कवच कवक, हाँ ठीक है, मैं इसको नॉर्मली आपको बताता हूँ। स्टार्च, एक आपके पास होगा स्टार्च, क्या होगा? स्टार्च। एक आपके पास होगी काइटिन, एक आपके पास होगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ध्यान दीजिएगा, जो काइटिन है या स्टार्च है या सेल्यूलोज है वो कहाँ मिलती है? सेल्यूलोज मिलती है प्लांट सेल में। किस में मिलती है? प्लांट सेल वॉल पर। प्लांट सेल वॉल पर क्या मिलेगी? सेल्यूलोज। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। उसके बाद हमारे पास होती है काइटिन, काइटिन मिलती है फंगस पर। कहाँ पे मिलेगी? फंगस पर। फंगस के सरफेस मतलब उसकी सेल वॉल पर। स्टार्च कहाँ मिलता है? ये तो पता ही होगा, स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फूड है। क्या है? स्टोर्ड फूड। किसका स्टोर्ड फूड है? प्लांट का। जो प्लांट का स्टोर्ड फूड है जो आप खाते हैं वो क्या होता है जी? वो स्टार्च होता है। तो 3 तरह की हमारे पास कॉम्प्लेक्स शुगर या फिर हम कह देंगे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। स्टार्च होता है, काइटिन और, हाँ हाँ ठीक, समझ में आ गया। तो 3 इसमें बच्चे ने लिखे हुए हैं, क्या? सेल्यूलोज और काइटिन और स्टार्च, ये हमारे पास हो गया। प्लांट की सेल वॉल पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है हमारे पास? अच्छा, प्लांट के हम से टाइप लिखे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही बताऊं, प्लांट के ना क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। सामने आएगा तो बिल्कुल बताऊंगा। हमारे पास प्लांट सेल वॉल है, तो प्लांट की कैटेगरीज होती हैं। प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ चले हैं, मतलब कि प्लांट जो होते हैं आपके, उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन एल्गी से होना शुरू हुआ था। तो हमारे पास, इसने लड़की ने एल्गी लिखा है, नहीं इसने एल्गी नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप समझ लें पहला है एल्गी, पहला है एल्गी। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावरिंग बॉडी होती है। कैसी? जो फ्लावरिंग बॉडी होती है। फ्लावरिंग मतलब जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावरिंग बॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें फ्लावर्स होंगे, फ्लावरिंग बॉडी होगी। तो जिस भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर फ्लावर है तो उसे हम एंजियोस्पर्म टाइप ऑफ प्लांट्स कह देंगे। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए आगे, देखिए आगे चलिए, अब आपसे यहाँ की कुछ और बात चलेगी। मैंने कहा आर.एच. विटेकर, अरे पंकज याद आ रहा है कुछ? आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर क्या है? आर.एच. विटेकर में आप पाएंगे, आर.एच. विटेकर हम क्या पाएंगे? आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड को बताया, और जितने भी लिविंग्स होते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब वो हिस्से क्या थे? जैसे मैं कहूँ कि आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किंगडम दिया, उसमें प्लांट को प्लांटे कहा गया, और एल्गी और ब्रेवफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 कैटेगरी दी गई आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्लांट की कैटेगरी है। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी है? प्लांट की कैटेगरी है। ये बात यहाँ से पूरी नहीं हो जाती। अब ऐसे समझिएगा मेरी बात, ठीक है? आर.एच. विटेकर में क्या लिख दिया इसने, ये यहाँ से बात को पूरी समझेगा, नहीं तो इस बच्चे ने आधी आधी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये 2-3 जगहों पर। देखो मैं लिखता हूँ, आप समझिए, जो आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट हैं, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ना पूरे जगत को, लिविंग्स को, पूरे जगत को, लिविंग्स को, या पूरे जगत के जो लिविंग्स हैं उनको मेनली 5 चीज़ों में बांट दिया है ना। पहला क्या था? पंकज बोलो जरा एक बार, मोनेरा। पहला क्या था? मोनेरा। उसके बाद क्या है? प्रोटेस्टा। उसके बाद क्या है? प्रोटेस्टा। आपको ध्यान रखना है इस बात पर। उसके बाद क्या है? फंगी। उसके बाद क्या है? फंगी। और उसके बाद क्या है? प्लांटे। उसके बाद क्या है? प्लांटे। और प्लांटे के बाद क्या है? एनिमल या फिर एनिमेलिया, एनिमेलिया। ये 5 जो है आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। ये 5 में आ गए, बहुत बढ़िया। मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया से है, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया से है। अब वो बात अलग है कि बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। प्रोटिस्टा का मतलब आपका अमीबा से है। किससे है? अमीबा से। अमीबा कह दो, पैरामीशियम कह दो, अमीबा कह दो, पैरामीशियम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। या यूग्लिना कह दो, है ना, या यूग्लिना कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। फंगी अगर आपको देखनी तो फंगी अलग अलग तरीके की हो सकती है। फंगी को आप एक सिंगल, जैसे मशरूम आपने सुना होगा, है ना, जैसे आपने मशरूम सुना होगा,
तो मशरूम एक तरीके की फंगस होती है, ऐसी छाता तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ये मशरूम ऐसी होती है। प्लांट को आप देखेंगे तो प्लांट की मैंने ये सामने लिखा हुआ है, देखिए प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बीच में आ जाएगा टेरिडोफाइट, बीच में आ जाएगा टेरिडोफाइट, तो ये आ जाएगा टेरिडोफाइट। तो ये सब प्लांट की कैटेगरीज हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे एनिमल, एनिमल तो आपको पता ही है कि एनिमल अलग अलग तरीके के होते हैं। एनिमल हमारे पास मोलास्का, ठीक है, ये मैं इतना नहीं डिटेल दे रहा हूँ, तो डिटेल दूंगा, चलिए थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर भी, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने कम बताया। मोलास्का हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया है, कॉर्डेटा हो गया, और ओरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ठीक, और प्लेटीहेल्मिन्थस हो गया। ऐसे करके आपके 12-14 टाइप ऑफ एनिमल बांटेंगे, तो ये हमारे पास बटे हुए हैं। तो आर एच विटेकर जो है, इन सबको आर एच विटेकर ही बता रहा है, इन सबको कौन बता रहा है, आर एच विटेकर बता रहा है। तो आर एच विटेकर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब नाम है, चीज बोले तो नाम है, ठीक है, चीज बोले तो नाम है। अब प्रोटीन पर आ जाओ, छोटी सी बात समझिएगा बस। प्रोटीन में, प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं एसेंशियल, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। याद रखिएगा, एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत हो, एसेंशियल जिसकी, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए पंकज आपकी बॉडी में कोई चीज पहले से बन रही है, तो क्या आपको बाहर से जरूरत होगी, नहीं, और कोई चीज आपकी बॉडी में नहीं बन रही तो बाहर से खाना पड़ेगा। तो जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है तो उसको आप बाहर से ना लें तो ठीक है। तो जो एसेंशियल है वो बाहर से चाहिएगा, और जो नॉन एसेंशियल है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो लिखा है ना प्रेजेंट इन बॉडी, ध्यान रखना है, ये बाहर से चाहिए। देखो बच्चे ने बढ़िया लिख रखा है समझाने के लिए, बहुत सही, ये हमारे पास हो गया। तो 9 और 11 टोटल, चलिए काउंटिंग में लिखिए इसने 9 और 11। आपको ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि हम ना 21 प्रोटीन को लेके चलते हैं 9 में और 11 में, ठीक है, 21 से 20 लगभग प्रोटीन लेके चलते हैं 9 और 11 में। एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, देखिए लिखा है बहुत बढ़िया, क्या है, आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या होता है कि फॉर्मेशन ओनली इन एडल्ट नॉट इन न्यूबॉर्न बेबी, बच्चे में नहीं बनता, ये किस में बनता है, एडल्ट में, मतलब कि ये 5-6 साल के बाद बनना शुरू होता है आर्जिनिन। ये बच्चे की मेच्योरिटी को शो करता है, बच्चे की मेच्योरिटी को शो करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। विटामिन्स पे आ जाओ, यहां से खेल शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन्स क्या है मैं समझाता हूं, टॉपिक है आपका विटामिन। इसके जो खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं उसको कैसमियर फंक कहते हैं, ही इज अ फंक, कैसमियर फंक 1912, ठीक है। लेकिन हॉपकिंस का भी नाम आता है इसमें, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने नाम दिया किसने, कैसमियर फंक ने, लेकिन रिसर्च किसने करी थी, हॉपकिंस ने। किसने ये डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर्ड किया गया था किसके थ्रू, हॉपकिंस के थ्रू, ठीक है। हॉकिंस नाम से आता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, आगे देखिए, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दें, और देखिए थोड़ा ज्यादा मैटर मेरे ख्याल से दिख रहा है कि नहीं, लगा नहीं रखा इसने, स्क्रीन पे नहीं लगा रखा बेवकूफ ने, देखिए। तो हमारे पास विटामिन्स को अगर क्लासिफाइड करेंगे तो विटामिन हमारे पास कई पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, जैसे मैं कहूँ बी, ए, बी और सी और डी और ई और के, इतने तरीके के आपके पास विटामिन्स होते हैं, ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, ये क्या है विटामिन, यहाँ से कैसे आगे डायरेक्ट, एक सेकेंड रुकेंगे मैं देखूंगा। हाँ ठीक है, ये बात हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको नॉर्मली बात बताता हूँ, हमारे पास जो टोटल विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब ध्यान रखना है बी और सी ये किस में घुलेंगे, वाटर में, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, और होता है हमारे पास ए, डी, ई और के, ये किस में, फैट में डिसॉल्व होंगे, किस में, फैट में डिसॉल्व होंगे। सर आपके कोर्स में दिखाई देगा ये, ठीक है, डिसॉल्व होते हैं, बात समझ में आ गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं B12, कौन सा, B12, याद रखिएगा B12 पानी में नहीं घुल सकता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, B12 पानी में नहीं घुलता है। तो ध्यान रखना है यहाँ वाला क्वेश्चन, ठीक, इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रखा है, ठीक। आप पेपर उठा के देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए बी के अपने खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, बी अपने आप में कई पार्ट्स में बटा हुआ है, कौन कौन से में, जैसे मैं कह दूं B1, B2, B3, B5, B6,
B7, B9, B12, ये बी के कंपोनेंट्स हैं। बी केवल अकेला बी नहीं है, बी के अपने खुद के 7-8 पार्ट हैं, होने को आगे भी हैं, B17, B16, B21, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में B12 तक चलती है, ठीक है। तो B1 विटामिन, कैस्मियर फंक, ए हॉपकिंस, ये बताने वाले ये साइंटिस्ट हैं। ये कौन है? साइंटिस्ट। ये भी कौन है? साइंटिस्ट है, ठीक है। तो आप तो फोकस कर लें। अब देखिएगा, विटामिन को स्टार्टिंग में हम प्रोटीन टाइप कहते थे, मतलब देखिए वर्ड में डिफरेंस है। ये विटामिन को पहले प्रोटीन कहा जाता था, लेकिन हमें पता चला कि प्रोटीन कैसे, विटामिन होता क्या, पहले बात समझ लें। आपने क्या करा, एक टैबलेट खाई विटामिन बी की या ए की या सी की, डी, ई की, किसी की भी खा लिया आपने। जैसे ईवीओ नाम की टैबलेट आजकल बड़ी फेमस है, आजकल क्या काफी सालों से फेमस है, स्टॉक में बहुत कम चलती है, मार्केट में बहुत कम मिलती है, क्योंकि इसे लोग हाथों हाथ ले जाते हैं। क्यों? इससे सेक्सुअलिटी पावर इंक्रीज होती है। एक सेलेनियम नाम का एलिमेंट होता है, सेलियम, SE, इसका सिंबल होता है SE, तो ध्यान देंगे SE नाम का एलिमेंट होता है सेलेनियम। सेलियम जो नाम का एलिमेंट होता है, ये सेक्सुअलिटी पावर को इंक्रीज करने में काम आता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मेल में मेलनेस और फीमेल में फीमेलनेस इंक्रीज होती है। मतलब समझ पा रहे होंगे। इनफर्टिलिटी है ना, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, मतलब बांझपन और नपुंसकता, ये घटा देता है। आपने BMS में देखेंगे, ठीक है, BMS मतलब बैचलर इन आयुर्वेद एंड मेडिसिन सर्जरी, MBBS से नीचे का कोर्स होता है, लेकिन होते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट। MBBS में तो आपको पता है कि उसमें अंग्रेजी दवाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिसे एलोपैथिक कहते हैं। BMS के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं। दोनों में खासा डिफरेंस ये है। 2023 में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पारित किया है कि अब BMS के अंदर पहले ऑपरेट नहीं किए जाते थे, अब 80 से 82 टाइप ऑफ ऑपरेशन इसमें भी कर सकते हैं। किसमें? BMS के अंदर। तो BMS इक्विवेलेंट लगभग होता जा रहा है BMS MBBS के, बट हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। BMS हमारा पुराना है, उसी से आपका जो है BMS से ही आपका क्या बना है, आपका MBBS बना है। आपको जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको तो लिमिटेड पढ़ना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप दुनिया का कोई भी विटामिन खाएं, जब तक विटामिन का सोर्स आपकी बॉडी में नहीं होगा, तब तक विटामिन की टैबलेट कुछ नहीं करने वाली। जैसे मान लीजिए आपने ये खा लिया, आपने SE सेलेनियम खा लिया, तो मैंने कहा ये विटामिन E है। कौन सा है? विटामिन E, जो आपको सेलेनियम देगा। क्या देगा? सेलेनियम एलिमेंट देगा, जो कि प्याज खाने से मिल जाता है, लौंग खाने से मिल जाता है, दालचीनी खाने से मिल जाता है, तेज पत्ता खाने से मिल जाता है, खड़े मसाले खाने से मिल जाता है, क्लोव खाने से मिल जाता है, और कार्डमन, बड़ी इलायची खाने से मिल जाता है। जो बेसिक से बड़े सस्ते प्रोसेस हैं उसी से मिल जाता है, और उसी को सेग्रीगेट करके उसको फिल्टर करके एलिमेंट उसका निकाल लेते हैं, और वही आपको पानी में डाल के टैबलेट कैल्शियम रूप में डाल के उसको आपको खिला देते हैं। लेकिन आप वो नहीं खाएंगे, आपको टैबलेट चाहिए, खाते एकदम से बॉडी के अंदर इफेक्ट आ जाए। डेंजरस है, जल्दी का इफेक्ट डेंजरस होता है। तो कहने का मुद्दा यह है कि जब मान लीजिए मैंने प्याज नहीं खा रहा, मैं ये सब चीज़ें नहीं खा रहा और मैं सीधे टैबलेट खा रहा हूँ विटामिन E की, तो याद रखिए कुछ नहीं होने वाला। होगा भी तो इफेक्ट गलत जाएगा, शॉर्ट पीरियड का पीरियड होगा, लॉन्ग पीरियड में आप ठीक नहीं होंगे। तो सेक्सुअलिटी पावर इंक्रीज जो होती है विटामिन E की सोर्स से होता है, जिसको हम EVON टैबलेट होती है, EVON 400, EVON 600। लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है इस चीज़ के बारे में कि जब तक आप किसी चीज़ का सोर्स ही नहीं खाएंगे, तब तक वो विटामिन जो बाहर से टैबलेट के रूप में ले रहे हैं वो काम ही नहीं करेगा। तो विटामिन अगर आपको बॉडी के अंदर इंक्रीज करना है, तो पहले उसके सोर्स जानिए, सोर्स क्या है, तब आप टैबलेट खा सकते हैं, तो बहुत तेजी से काम करेगा। क्यों? विटामिन का काम होता है बॉडी में जो खाया। जैसे मान लीजिए मेरे को आंख ठीक करनी है, तो मैंने विटामिन A की टैबलेट खा ली। मेरे को स्किन ठीक करनी है, तो मैंने विटामिन C खा लिया। मुझे अपनी हड्डी और ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज करना है, तो D खा लिया। हाँ, मुझे अपनी स्किन और बाल ठीक करने हैं, तो मैंने क्या करा, विटामिन C और D मिला के खा लिया। ध्यान रखिएगा, विटामिन C और D मिला के खा लिया। आप याद रखिएगा, जब तक आप कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाकर नहीं खाओगे, मैग्नीशियम आपका ड्राई फ्रूट्स में और केला बनाना में, जंक फूड्स में, इन जंक फूड को छोड़ के बाकी इन फूड्स में मिलता है, तो मिला के खाओगे तभी आपकी बॉडी में असर करेगा। हर किसी का एक कॉम्बो होता है। जैसे कहा होगा ना, आप देखा होगा आपने, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो कभी भी एक टैबलेट नहीं देते, एक के साथ 2 मिला के देगा। वो 2 इसलिए देता है क्योंकि जो एक मेन टैबलेट है उसकी परसेंटेज वर्किंग स्टाइल से इंक्रीज करने के लिए वो 2 टैबलेट देगा। जैसे एक नॉर्मली आपने सुना होगा, हर आजकल कॉमन हो रहा है कि सर्वाइकल पेन, माइग्रेशन, तो एक कॉम्बो होता है इसका, मोबिजॉक्स और ज़ेंटेक, दोनों को मिला के अगर दे दें तो आधे घंटे में आपका सर्वाइकल पेन ये सब चला जाता है। लेकिन लोग कहते हैं लाइलाज बीमारी है। सही चीज़ सही जगह असर करेगी अगर सही तरीके से आपको नॉलेज होगी। अब देखिए 20 रुपये में आपका इलाज हो रहा है, और आप उसके पीछे 20 साल से लगे पड़े हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। 20 रुपये में इलाज हो गया और आधे घंटे में जहाँ 20 साल से इलाज नहीं कर पा रहे। मोबिजॉक्स और ज़ेंटेक, लेकिन इसको आपका इसमें प्रायोरिटी होती है कि आप एज फैक्टर के हिसाब से मोबिजॉक्स दे देखते हैं, क्योंकि दुनिया की एक हैवीएस्ट डोज में काउंट होती है मोबिजॉक्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर के एजेंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा जब पेन होता है, ठीक नहीं होता, तो उसको यूज़ किया जाता है।
याद रखिएगा, विटामिन की टैबलेट खा रहे हैं वो तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप उसका सोर्स नहीं खा रहे हैं। क्योंकि विटामिन का, जैसे विटामिन मैंने कहा ना, विटामिन ए आपने खाया आंख की लाइट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, तो तभी पॉसिबिलिटी होगी जब उसका सोर्स खाएंगे। वो टैबलेट क्या करेगी, उस सोर्स की जो एनर्जी होगी विटामिन ए की, वो उठा के आपकी आंखों में ले जाएगी, और वो टैबलेट लेके क्या जाएगी जब आप उसने सोर्स ही नहीं खाया। मेरी बात समझ में आ गया? तो खासा तौर जो है विटामिन ऐसे काम करते हैं। विटामिन का काम क्या हो गया, तो विटामिन मैंने कहा इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं इनऑर्गेनिक? एनर्जी देगा ना? ना ना, एनर्जी नहीं देता है। क्लासिफाइड क्या है, मैंने कहा दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, अभी मैंने बता दिया कैसा। एक वो जो पानी में घुले, एक वो जो फैट में घुले। तो ये आपके सामने आ गया। एक वो जो किस में घुलेगा, वाटर में, एक वो जो किस में घुलेगा, फैट में। एक घुलेगा वाटर में, एक घुलेगा फैट में। जो वाटर में घुलेगा BC, ठीक है, B12 नहीं घुलेगा, B12 नहीं घुलेगा। एक ADE के, ये सब फैट में घुलेंगे, ये पानी में नहीं घुलते। दूसरा, विटामिन बी के कंपोनेंट्स B1 B2 B3 B4, देखिए 4 लिखा है, इसको 4 को आप BM लिखिएगा, या लिख देंगे आप B4-5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। B4 कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। B4 नाम का विटामिन होता नहीं है, होगा तो कैसे लिखा जाएगा, BM या फिर 4/5, दोनों के बीच का, है ना। और B5 B6 B7 B9 B12, ये तो कॉमन सी बात है। अब विटामिन B1 के हिसाब से आप लेके चले अपनी बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फोकस करने की बात शुरू हो जाएगी। रासायनिक नाम, केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब हो गया केमिकल नेम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? विटामिन B1 को हम केमिकल नेम के तौर पे इसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। डिजीज क्या होती है इससे? कार्डियोमेगली। कार्डियोमेगली समझते हैं, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, क्यों कार्डियोमेगली कहते हैं। रिलेटेड किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेन से, CSF से और स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए CSF का मतलब क्या बोल रहा है ये हमारे पास, ये CSF नहीं है, इसको हम बोलते हैं CNS। इसे लिखने वाले ने गलती करी है, इसको हम बोलते हैं CNS। क्या बोलते हैं पंकज? CNS। CNS का मतलब समझते हैं, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल और नर्व और सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम मींस आपका तंत्रिका तंत्र। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम को ध्यान रखिएगा, दो चीजों से मिलकर बनता है, आपका दिमाग और आपके स्पाइनल कॉर्ड। मतलब आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन हो गया, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। इन दोनों के जंक्शन को, मतलब इन दोनों के जोड़ को, इन दोनों के जोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? CNS सिस्टम कहते हैं। तो इसने कहा कि अगर आपकी बॉडी विटामिन B1 जानती है, जिसको हम थायमिन कहते हैं, विच इज अ केमिकल नेम ऑफ द B1 विटामिन, तो डिजीज करती है कार्डियोमेगली, या रिलेटेड और भी बीमारी कर सकती है, आपका ब्रेन खराब कर सकती है। ब्रेन खराब करने का मतलब है कि आप शराब ज्यादा पी रहे हैं तो कार्डियोमेगली हो सकता है। ब्रेन खराब होगा तो मतलब CNS मतलब ब्रेन, मतलब आगे ना, CNS मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र प्रोसेस हो गया। स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जंक्शन को CNS कहते हैं। वो लिखा भी उसी लहजे से है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, B और C शरीर में 4 से 6 घंटे रुक सकते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा। विटामिन, कुछ विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में ज्यादा समय के लिए ठहरते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपने मौसमी का जूस पिया है, 6 घंटे के अंदर वो फिल्टर होकर एनर्जी देगा, सब जगह से वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। आप विटामिन C के जितने भी सोर्स लेते हैं वो 6 घंटे 8 घंटे रुककर वो बॉडी से निकल जाते हैं। मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा, 6 घंटे को उसको हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं। खाने के पचने का भी जो क्षमता होती है वो 4 घंटे से 8 घंटे के बीच की होती है, लेकिन एग्जैक्ट होती है 6 घंटा। नींद का भी प्रोसेस जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना और 2 घंटा ठहरना। आपकी जो नींद है वो 2 घंटा आने में लगाती है, 2 घंटा जाने में लगाती है, 2 घंटा रहने में लगाती है। आपको 6 घंटे की नींद नहीं आती कभी। नींद जो एक्चुअल होती है वो आपकी बहुत आधे घंटे की होती है। नींद जाने में, नींद तक जाने में पूरी तरीके से, और नींद से बाहर आने में पूरी तरीके से हमें उसमें टाइम लगता है। बस नींद तो हमें आधे घंटे की चाहिए। स्नैप जिसे कहते हैं, स्नैप, जैसे दिन का समय होता है तो लोग सोचते हैं कि पूरे दिन से थके हुए हैं तो क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए सो जाते हैं, पूरे फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल नींद होती है, उसे स्नैप कहते हैं। तो नींद इसे नींद कहते हैं, ठीक है। कुछ को 24 घंटे नींद आता रहेगा, तो बॉडी को संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन क्या है, B और C, तो शरीर में 4 से 6 घंटे तक हो सकता है। और SO2 इंडिकेटर, संकेत, ये तो पता होगा आपको। SO2 अभी बताऊंगा, इस पर पहले यहाँ पर आ जाओ। अल्कोहल, टोबैको, स्मोक, टी, कॉफी, इन सब का यूज करने की वजह से ही आपका विटामिन B1 कम हो जाता है। विटामिन B1 कम हो जाता है। ऐसा होने से आपको कार्डियोमेगली, ब्रेन और CNS और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होने की चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें बढ़ा रखा है, ये मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं बीच बीच में पढ़ाते समय। तो SO2 जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंडिकेटर होती है किसकी, पॉल्यूटेंट की। लाइकेन, लाइकेन हमारे पास क्या होता है, पंकज याद आया कुछ? लाइकेन, लाइकेन जो फंगस और एल्गी के दोनों को मिलने से बनता है, ठीक है। इसकी जो लीफ होती है, इसकी पत्ती, लाइकेन, लाइकेन है क्या है, सिम्बायोटिक है, क्या है,
सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दो चीजों से मिलकर बनती है। दो चीज में क्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी फंगस और दूसरा क्या आ जाएगा, एल्गी। दूसरा आ जाएगा एल्गी। तो फंगस और एल्गी मतलब कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, इन दोनों को मिला दो तो कुछ समय के बाद अपने आप ही कोई चीज ग्रो करती है, उसको हम लीचेन लाइकेन बोलते हैं। और वो इसकी क्वालिटी है कि ये पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर है। किसके लिए इंडिकेटर है, पॉल्यूशन के लिए। ये पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड को देखते ही अपने आप को मुरझा देगी, उगेगी नहीं। अच्छी चीज है, मतलब वहीं मिलेगी जहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा। आगे बढ़िए। विटामिन बी टू। विटामिन बी टू क्या बताता है, विटामिन बी टू का मतलब क्या है। विटामिन बी टू जो होगा उसका केमिकल नेम, दिस इज कॉल्ड द, रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम, केमिकल नेम को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, दिस इज कॉल्ड द राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन क्या है, कई सारी से बीमारी हो सकती है, जैसे कि लिप्स बना रखे, एक होता है क्लोसिस, एक होता है ग्लोसाइटिस, एक क्लोसिस और ग्लोसाइटिस। एक इसने आलस्य लिखा हुआ, आलस्य मतलब लेजीनेस है ना, लेजीनेस, लेजीनेस भी इसी से होता है, आपको अजीब लगेगा सुनकर। क्लोसिस क्या है, क्लोसिस मतलब होगा जैसी लिप्स हैं आपके, ठीक है ये आपके लिप्स हैं, तो देखिए लिप्स के किनारे पर कभी कभार कट हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, देखा होगा ना, कभी कभार यहाँ से भी कट लग जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इसे हम क्लोसिस कहते हैं, विटामिन बी टू की कमी से होता है। दूसरा एक होता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होगा कि जो आपकी टंग है, ग्लोसा, ग्लोसा को टंग कहते हैं, जैसे कहता है ग्लोसा, या टंग कह दो, ठीक है, या लिंगुआ कह दो, ये तीनों नाम आपकी जबान के लिए यूज किए जाते हैं। तो रेड कलर की हो जाती है एब्सेस, मतलब उससे फोड़े फुंसी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोसाइटिस। गूगल करेंगे तो बढ़िया दिखाई देगा। कैरेट खाइए, अनियन स्प्रिंग खाइए, आलमंड खाइए, उससे आपकी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगले में कहता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, विटामिन, ये क्या बड़ा क्यों हुआ है, करा ही तो बड़ा कैसे हो गया, अच्छा इसको बड़ा कर ही नहीं रहे, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, बस बहुत है, इससे छोटे नहीं होना है। विटामिन बी थ्री, नाउ डिस्कस ऑन द विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री क्या बताता है, विटामिन बी थ्री एक ऐसा रासायनिक नाम क्या है पहले इसका, इसको बोलते हैं नियासिन, सी है सर, ये सी, नियासिन, दिस इज कॉल्ड दी नियासिन, या फिर बोलते हैं निकोटिनिक, निकोटिनिक एसिड। पैलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन भी कहा जाता है। पैलेग्रा समझते हैं क्या होता है, बड़ा आसान है। पैलेग्रा का मतलब होता है साल में एक बार आपकी जो स्किन छूटती है हाथ की, उसको हम पैलेग्रा कहते हैं। अब अगर नेचुरली छूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूटे जा रही है तो दिक्कत है। किसी किसी के लोगों के हाथ में स्वेटरिंग होती है, तो वो पैलेग्रा बीमारी है, वो धीरे धीरे अपना आप चली जाती है, बहुत बड़ी कोई खास बात नहीं है इसमें, ये अपना आप चली जाती है अगर आप सोर्स इसके खाते रहें। जैसे कि गाय का घी बहुत अच्छा सोर्स है, गाय का दूध बहुत ही बढ़िया सोर्स है, ये दो सोर्स तो शानदार हैं, खाएं और एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो पैलेग्रा नाम की बीमारी होती है, मैंने बता दिया, जो हाथ होता है आपका, हाथ के ऊपर से स्किन छूटती है, स्किन को बोलते हैं स्ट्रैटम, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम, स्ट्रैटम बेस को भी कहा जाता है। गाय का दूध इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। प्रोटीन क्या मिलता है इसके अंदर, बीटा कैरोटीन, जिसका कलर कैसा होता है, पीला, जिसका कलर होता है पीला, किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे आइए, उसने क्या बोला, पेलेग्रा स्ट्रेटा थीका लेयर, ठीक है, न्यू बॉर्न। अच्छा एक चीज़ और भी पढ़ लीजिए, वो सब छोड़िए, वो पढ़ा दिया मैंने, इसको पढ़ लें आप। न्यू बॉर्न बेबी की जो ग्रोथ होती है वो बी थ्री से ही होती है, विटामिन बी थ्री। तो जिस मदर के और आपके जो सबसे बड़ी बात है, बाल सफ़ेद भी बी थ्री की कमी से होते हैं, बाल सफ़ेद भी बी थ्री की कमी से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बी थ्री की कमी से वाइट हेयर्स होगा और बच्चे में ग्रोथ जो है वो यहीं से कम होती है और ज़्यादा होती है। मदर में अगर बी थ्री की सोर्सेज बढ़िया हैं तो ऑब्वियसली बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। खाने पीने पर सब कुछ डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, सोर्स नहीं लेंगे, कोई भी टैबलेट खाइए असर करेगी, लेकिन लिमिटेड, उसके बाद साइड इफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो मैंने कहा विटामिन बी4 और बी5, जिसको मैंने क्या बोलता हूँ, एम विटामिन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बी एम, दिस इज कॉल्ड दी बी एम। बी एम, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब कि पचाना, या तो किस चीज को जोड़ना या फिर किस चीज को तोड़ना। तो एक हो गया आपके पास एनाबॉलिज्म और एक आपके पास हो गया कैटाबॉलिज्म। एक हो गया एनाबॉलिज्म और एक हो गया कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब ऐड है, कैटा का मतलब कट है, ठीक है। और मैंने कहा कि सिंपल सिंपल फूड, सिंपल फूड, उसको क्या, और सिंपल फूड से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में। सिंपल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में, तो उसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और अगर आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे आप बोलेंगे केटाबॉलिज्म। किस चीज को जोड़ना और किस चीज को तोड़ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो उसे आप एनाबॉलिज्म कहेंगे, मतलब कि जोड़ रहे हैं। और फिर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के आप छोटा मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे बना दे तो उसे आप केटाबॉलिज्म कहेंगे। मेरी बात समझ आ गया, बहुत बढ़िया। विटामिन बी 5, विटामिन बी 5, देखो क्या कहता है बी 5।
विटामिन B5 का मतलब क्या है? B5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम होता है? पेंटाथेनिक एसिड। और फोटोफोबिया बीमारी होती है इससे। फोटोफोबिया मतलब प्रकाशीय डर। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो फेस होता है वो, कुछ लोगों का जो फेस होता है, कुछ लोगों का जो फेस होता है वो सोचते हैं कि सनलाइट की वजह से जो यूवी रेज होती हैं, उनको लगता है कि यूवी रेज जो होगी वो उनके फेस को खराब कर देंगी। तो एक काल्पनिक डर होता है, होता नहीं है, कुछ कुछ कम लोगों को होता है, वो सेंसिटिव स्किन की वजह से होता है। वो पता चल जाता है फिर अपने आप बाद में, ठीक है। अब मेरी बात समझे, देखो मेरी बात समझेगा, इसको और छोटा करके समझाऊंगा। हाँ अब देखो मेरी बात समझेगा, ये थोड़ा सा और छोटा होगा। हाँ अब ठीक है, देखो मेरी बात, यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे बात में। क्या? देखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ब्लड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ब्लड का। मैंने कहा ये आपके पास एक हड्डी है, ये हड्डी हो गई, इसे, ये आपकी लॉन्गर बोन जिसे फीमर कहते हैं, थाई की हड्डी होती है फीमर, थाई की हड्डी होती है फीमर। क्या होती है? फीमर। तो फीमर जो है आपकी थाई की हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है, और आरबीसी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर बनती है। तो बोन मैरो होता है इसके अंदर की साइड। अंदर की साइड क्या रहेगा इसके? बोन मैरो। तो अंदर की साइड होगा इसका बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं उसको। यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है जिसकी लाइफ स्पेन होती है लगभग 120 दिन की। आपकी आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है? 120 दिन। अब इसको तीन हिस्से में बांट लीजिए, 70 से 60 दिन वाली, 90 से 100 दिन वाली, और उससे ज़्यादा वाली, मतलब कि 100+ डे वाली, 100 से ज़्यादा। अच्छा सर समझ गए इतनी बात? तो उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसकी एज 60-70 दिन की है आरबीसी की, उसको इमेच्योर कहते हैं। और जिसकी एज 90 से 100 दिन तक की है उसको मेच्योर कहते हैं। और जो 100 दिन से ज़्यादा हो गई उसको कहेंगे कुछ नहीं, उठा के स्प्लीन में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? स्प्लीन। अब ये ठीक, डबल ई एन आएगा, स्प्लीन। ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लिट क्या लिख रखा है इस लड़की ने? स्प्लीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। देखिए मैं इसको सही कर दूं पहले। हम्म। अच्छा इसी पे लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है। तो स्प्लीन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्प्लीन। दिस इज कॉल्ड द स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? यहाँ पर 350 ml, 350 ml ब्लड, यहाँ पर 350 ml ब्लड 24 घंटे फिल रहता है, 24 आवर्स, 24 आवर्स। देखिए बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक आपके पास इमेच्योर आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के साथ साथ में इसकी जो आरबीसी होती है, हाँ ठीक है, ऐसे ले आओ, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो बहुत सही। मैंने क्या बोला? आरबीसी के जिस आरबीसी की एज 60 से 70 दिन होगी उसे मैच्योर कह देंगे। और इसके सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। लेकिन जिसकी 90 से 100 दिन होती है, याद रखिएगा, उसका न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी पता चलेगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन? ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी। ये तो पता आपको। आरबीसी के सरफेस पे एक पर्टिकुलर लेयर होती है, वो किसकी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी के सरफेस पे होती है, दिख रहा है? आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन लेयर है, वो लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। इंग्लिश में लिख लेंगे एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। याद रखिएगा, एंटीजन ही आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है। आपसे कोई पूछे कि आपका ब्लड ग्रुप किससे पता चलता है, एंटीबॉडी से कि एंटीजन से, तो आप कहेंगे एंटीजन से पता चलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास आरबीसी है, आरबीसी के इमेच्योर आरबीसी का जो अगर कमी हो जाए, मान लीजिए अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या बवाल है? इसमें क्या होगा? नॉर्मल आरबीसी को आप देखेंगे तो ऐसी शेप रहती है उसकी, बाइकनकेव। ये क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज। ठीक है। दूसरा, अगर बी 90 और 100 डेज तक की है तो उसे हम मेच्योर आरबीसी कहेंगे। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजॉल्व। क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। ये डिजॉल्व कर लिया, ये डिजॉल्व हो गया। अच्छा, डिजॉल्व होकर किस में बदल जाएगा? तो आप बोलेंगे HB, हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन तो होता ही है, ठीक है। आरबीसी मैच्योर होगी, ठीक है। तो इसमें बीमारी कौन सी होगी? परनीशियस एनीमिया। क्या होगा? परनीशियस एनीमिया। इसमें होता क्या है? हीमोलाइसिस। क्या होगा? हीमोलाइसिस। यू नो व्हाट इज हीमोलाइसिस? हीमोलाइसिस का मतलब होता है जो आरबीसी हैं, धीरे धीरे उनकी जो काउंटिंग है वो घटती जा रही है, धीरे धीरे उनकी काउंटिंग घटती जा रही है। इसके थ्रू एक बीमारी और बोली जाती है, उसे बोलते हैं मैक्रोसाइट।
मैक्रोसाइट एनीमिया, मैक्रोसाइट एनीमिया, मैक्रोसाइट एनीमिया। नो, व्हाट इज द मैक्रोसाइट एनीमिया? मैक्रोसाइट एनीमिया में कुछ नहीं होता, बस इम्यूनिटी घट जाती है, इम्यूनिटी घट जाती है, इम्यूनिटी घट जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब जैसे 100 दिन पूरे हो गए आरबीसी के, तो बचे तो 120 होते हैं, तो बचे कितने? 20, टोटल 120 होते हैं, बचे कितने? 20। तो ऐसे में क्या हो गया, आरबीसी ट्रांसफर कर जाएगी किसमें? स्प्लीन में। किसमें? स्प्लीन में। ये स्प्लीन में ट्रांसफर करेगी, जिसको अच्छा, इस स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान। ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी जैसी 100 दिन की हो जाती है, तो उठ के वो आपके पेट के ऊपर एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं स्प्लीन। उस स्प्लीन पे आकर अंदर चली जाती है, उसमें 350 ml ब्लड 24 घंटे फिल रहता है। उसी जब आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आप किसी हिल स्टेशन पर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धुंध नस दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आप सांस जोर जोर से लेते हैं, तो उस समय स्प्लीन का 350 ml का मतलब हो गया कि 1 यूनिट ब्लड। इंडिया में 350 को एक यूनिट ब्लड कहा जाता है। आउट ऑफ इंडिया जाएंगे अमेरिका वगैरह में, तो आप कहेंगे 450 ml, तब उसको 1 यूनिट कहते हैं। उनके अंदर हमसे ज़्यादा ब्लड होता है, क्योंकि हाइट उनकी अच्छी खासी होती है, खाते अलग तरीके खाना है। हम लोग को स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है, स्पाइसी खाने से ब्लड में इजाफा नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो अच्छा नहीं है, ठीक। तो स्पाइसी खाना खाना अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक। स्किन भी उससे जल्दी बर्न होती है। तो स्प्लीन, बार बार इसने स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लीन क्या है? स्प्लीन। जो स्प्लीन है 350 ml 1 यूनिट ब्लड होगा, 24 आवर्स भर रहेगा, और इसी को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल अमाउंट ऑफ दिस, ठीक, ये तो पता ही है आपको। यूरिन पर डे कितना निकलता है? 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर निकलता है। फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। अब देखिए, फॉर्मेशन, इसे बोला ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड लिखा है ना इसने, ब्लड लिखा है, ब्लड का फॉर्मेशन। मैंने कहा विटामिन B6 और B9 और B12, देखो तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नेम, क्या नेम? B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलेट, या फिर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक, टामिक होता है, ग्लूटामिक एसिड। ज्यादातर ये वाला पूछा गया क्वेश्चन, ग्लूटामिक एसिड। और इसको बोलते साइनोकोबालेमाइन। कोबल क्यों? कि इसमें कोबाल्ट होता है। कोबल क्यों? इसमें कोबाल्ट होता है। इसमें फॉलिक क्यों? फॉलेट क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होता है, आयरन, आयरन। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, ये जो विटामिन B6 है, इसमें क्या मस्कुलर कन्वल्शन होता है, मतलब कि मांसपेशियों का ऐंठना, मांसपेशियां ऐंठ जाती है। और क्या होता है इसमें? अल्टीमेट डिजीज होती है, बुढ़ापे में जो भूलने की बीमारी होती है ना, रिलीजन में ज्यादा होती है, हिंदू रिलीजन में ज्यादा होती है कि बुढ़ापे में भूलने की बीमारी, एनीमिया। सबको नहीं होती, सभी रिलीजन में होती है, मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ। आरबीसी कम होना, एचबी कम होना, O2 कम होना, कैल्शियम कम होना, इसका मतलब ये होता है अल्टीमेट डिजीज का। इसमें क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैंने बता दिया। और एक अच्छा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब आप बाहर से खाना खाते हैं तो प्लांट जो बनाते हैं Fe3 बनाते हैं, और आप जो उसे खाते हैं, खाने के बाद जो पचा लेते हैं, उसे Fe2 कहते हैं। आपके ब्लड के अंदर Fe2 घूम रहा है, Fe3 नहीं घूम रहा है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया बता दिया मैंने, ये पॉइंट आपको पता चल गया, खत्म। उसके बाद विटामिन ए, बहुत सही, यहाँ पर आ जाओ। विटामिन ए क्या बता रहा है? विटामिन ए का मतलब क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल, दिस इज रेटिनॉल। और इसे हम गोल्डन राइस सोर्स भी कहते हैं, मतलब जो विटामिन ए है वो गोल्डन राइस से भी मिलता है। किससे मिलता है? गोल्डन राइस कहाँ मिलता है? यूके। कहाँ मिलता है? यूके। यूके बोले तो नहीं नहीं, उत्तराखंड। आज तक मैंने जिससे यूके बोला है उसने यूनाइटेड किंगडम बोला भाई। यूके मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड से जाता है सारे देश में, मतलब आउट ऑफ इंडिया के अंदर गोल्डन राइस बहुत ज्यादा सेल होता है, हमारे यहाँ का है भाई। जिससे भी पूछता हूँ और कोई यूनाइटेड किंगडम बोलता है, यूके, कोई उत्तराखंड नहीं कहता। उत्तराखंड में गोल्डन राइस होता है, इसकी बहुत तगड़ी खेती होती है, 120 रुपए किलो है, 180 तक जाता है इसका रेट, ठीक है। कैरेट, क्या है? कैरेट, कैरेट को खाते हैं तो फिर रेटिनल निकलता है, रेटिनल कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में, उसे विटामिन ए कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। डेफिशिएंसी से होने वाली क्या है? ब्लाइंडनेस, अंधापन। क्या होता है? अंधापन। यहां पर फोकस करें, यहां से क्वेश्चन लगते हैं, देखना मेरी बात। मैंने कहा कि जो डेफिशिएंसी है उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी क्या बोलते हैं? ब्लाइंडनेस। और क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और वाइट कैटरैक्ट, और ब्लैक कैटरैक्ट, और ग्लूकोमा, और ऑप्टिक नर्व, भयानक बीमारी भरी पड़ी हैं विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब तो होता है कि आपको रात में नहीं दिखेगा, है ना, रात में नहीं दिखेगा, रात में नहीं दिखता आपको। कलर ब्लाइंडनेस, आपको दो तरह के कलर, ब्लू और ग्रीन, ये दो कलर आपको नहीं दिखाई देंगे मिक्स होने के बाद। कब नहीं दिखाई देंगे? मिक्स होने के बाद, आफ्टर मिक्स। अगर सेपरेट होंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन मिक्स होने के बाद नहीं दिखाई देंगे। व्हाइट कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? आपकी आंख के पर्दे के सामने आप देखेंगे सफेद कलर की प्रोटीन की लेयर आ जाती है, तो उसे हम व्हाइट कैटरैक्ट कहते हैं। श्वेत मोतियाबिंद,
ठीक है, लेजर ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। ब्लैक कैटरेक्ट क्या होता है? ब्लैक कैटरेक्ट का मतलब होगा कि आपकी आंख का जो ब्लैक वाला पॉइंट है सामने जो होता है, बिल्कुल ब्लैक वाला पॉइंट होता है, ये परमानेंट ही खराब हो जाता है, काला मोतियाबिंद है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ठीक नहीं होगा। नर्व के टूटने से भी होता है, ऑप्टिक नर्व टूट जाती है इसमें। ग्लूकोमा में ये होता है क्योरेबल, ये भी क्योरेबल नहीं है, इसमें भी ऑप्टिक नर्व टूटेगी। ऑप्टिक नर्व दूर, ये जो आपकी हमारी दृष्ट तंत्रिका जो होती है, ये हमारी टूट जाती है, ब्रेक क्या हो जाती है, देखिए दिख रहा, बीच में से टूट गई है, ब्रेक हो गया। जब नर्व आपकी ऑप्टिक नर्व ही टूट गई तो आप आगे देखोगे कैसे? पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि जो हमारी आइस की सेल्स होती हैं, जिनको हम, हमारी जो कोशिकाएं हैं दो तरीके की हैं, रोड के जैसी जो बनी होगी उसे बोलेंगे आप रोड सेल, कोन के जैसी जो बनी होगी उसे बोलेंगे कोन सेल। और इंग्लैंड में एक रॉयल डिजीज कही जाती है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको, मेरी बात समझिएगा। नाइट विजन क्या है? नाइट विजन। तो नाइट विजन क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। मेडिकल नेम क्या होता है? निक्टेलोपिया। ये एनडीए में आया था, किस में आया था? एनडीए में। ये सीडीएस में भी आ रखा है, ये पीसीएस में भी आ रखा है, ये यूपीएससी में भी आ रखा है, बेसिकली 10th में तो आते ही है, भरा पड़ा है क्वेश्चन। आरओ में तो कई बार आ रखा है, आरओ में इतने क्वेश्चन में आ रखा है। तो एक बार पूछ लिया था आपसे कि निक्टेलोपिया किसका नाम है, तो आप बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो जिसको नहीं दिखता है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। रोड सेल और कोन सेल का रेशो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1:2। तो इस तरीके से रहेगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशो कितना रहता है? 600 और 1। और ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन, जो क्या लिखा हुआ इसने, एल्ब्यूलिन, एल्बुमिन होता है, एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, बोलिन नहीं, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, दोनों का रेशो कितना होता है? 1:2। कितना? 1:2। तो भारत में विटामिन सी का स्रोत क्या है? ग्रीन चिली है। एक बार क्वेश्चन आ गया था पीसीएस में, ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में आ गया था, आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन चिली का सोर्स क्या है भारत में, तो सब दिमाग लगा रहे हैं क्या? हरी मिर्च खाने से ग्रीन विटामिन सी मिलता है, तो ये है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको रॉयल डिजीज कहते हैं। इंग्लैंड की रानी को हुआ था। इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ। कौन? एलिजा। अनुवांशिक है, क्योरेबल है, वैक्सीन लग जाए, डीआरडीओ ने बनाया। ठीक है, डीआरडीओ ने अब वैक्सीन देनी शुरू कर दी ना इसकी, तो इसलिए अब ठीक होना शुरू हो गया, ये पहले नहीं होता था, लोगों के सिलेक्शन नहीं होते थे कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। विटामिन सी केमिकल नेम सिट्रिक एसिड, या फिर आपका बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। रोग क्या होता है? स्कर्वी। क्या होता है रोग? मतलब स्कर्वी होता है, स्किन डिजीज होती है, शरीर में रुकता नहीं है, मैंने कहा ना 4 से 6 घंटे ज्यादा नहीं रुकेगा। सबसे पहले शांता, विस्कोसिटी, विटामिन सी किसमें? अच्छा, विटामिन डी। अब आगे विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी आ जाओ, विटामिन डी, विटामिन डी पर आओ। तो विटामिन डी जो है उसको हम बोलते हैं सनलाइट विटामिन। कौन सा? क्योंकि लाइट से मिलता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम होता है इसमें, इसलिए कैल्सीफेरॉल। D1 को बोलते हैं एर्गो। ये क्वेश्चन भाई साहब रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि D1 एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, D2 कॉलिक कैल्सीफेरॉल, D3 एर्गो कॉलिक कैल्सीफेरॉल। मतलब ये पहले फिर ये पहले फिर ये दोनों एक साथ में। और याद रखिएगा जो D1 है ऑटो फॉर्मेशन, ये हमारी बॉडी में खुद बन जाता है, लेकिन बाकी के जो दो हैं वो बाहर से सोर्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। मतलब एर्गोकैल्सीफेरॉल हमारी बॉडी में खुद ही बन जाता है, लेकिन बाकी कॉलिकैल्सीफेरॉल और एर्गो कॉलिकैल्सीफेरॉल ये हमारी बॉडी में बाहर के सोर्स, मतलब दूध, दही, मक्खन, इन सब चीज को खाने से बनता है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, बहुत तेज है हमारी बॉडी। विटामिन ए, विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या है? अच्छा, विटामिन ए के डिजीज को देखिएगा, जैसे जीरोफ्थैल्मिया, क्या बोलते हैं? जीरोफ्थैल्मिया, ये हो गया जीरोफ्थैल्मिया। एक होता है किराटोमलेशिया, एक होता है बिटॉट स्पॉट। 3 बीमारियों के प्रति देखिए इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, गजब के क्वेश्चंस बनने, कई बार क्वेश्चंस लगे हैं इस पर, कई बार। किराटोमलेशिया पे तो पता नहीं कितनी बार लग गया क्वेश्चन। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? ड्राई टीयर ग्लैंड, आपकी जो आंसू ग्रंथि होती है, आंसू ग्रंथि, टीयर ग्लैंड, वो सूख जाती है। और किराटोमलेशिया मतलब कॉर्निया जो है ड्राई पड़ जाती है, कॉर्निया समझते हैं ना, आंख के सबसे बाहर वाला प्रोसेस को कॉर्निया कहते हैं। बिटॉट स्पॉट में क्या होता है? आंख, आंख पर इस जगह, जैसे आपने देखा होगा सनी देवल पे होती है, सनी देवल, ये आंख है, सनी देवल को देखेंगे तो यहाँ पर उसके स्पॉट है एक, उसे बिटॉट स्पॉट कहते हैं। अगर लगातार बढ़ता चला गया तो अंधापन आ जाएगा। सनलाइट, अब देखिए मान लीजिए आप, अच्छा एक चीज को समझ ले, विटामिन ए जैसे इसने कहा स्किन डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी। अच्छा याद रखिएगा, हमारी बॉडी पर जो ऑयल हम लगाते हैं, हमारी जो बॉडी है उस पर हम जो ऑयल लगाते हैं, तो सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो अंदर क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल, और उससे बन जाता है विटामिन डी। ठीक है, तो बचपन में जो माँ हमारे को जो मालिश किया करती थी, तो धूप में लटा देती थी मालिश करके, तो स्किन पर विटामिन डी
इस पे स्किन पर लगे हुए ऑयल की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इकट्ठा होता है, उससे विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। एक होता है हमारे पास कैल्सिफिकेशन ऑसिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन ऑसिफिकेशन का मतलब है कि हड्डी का बनना, हड्डी का बनना, हड्डी का बनना, हड्डी का बनना। जो हड्डी का बनने का प्रोसेस है उसको हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के मिलने से बनता है कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट, उसको हम कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा आई थिंक ये लास्ट है, ई के दो रह गए। एक हमारे पास क्या है, विटामिन ई। एक क्या हमारे पास, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। गजब का क्वेश्चन, टोकोफेरॉल। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, स्टेराइल मतलब नपुंसकता, ये किसको होती है, फीमेल को, और ये किसको होता है, मेल को। ठीक है, तो इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसमें क्या है, कार्टिलेज पी, कार्डिन, बोन, क्या लिखा हुआ है इसमें, अच्छा कार्टिलेज का जो प्रोटीन पी लिखा हुआ, मतलब प्रोटीन, कार्टिलेज के प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ड्रिन, और बोन के प्रोटीन को बोलते हैं ऑसिन, ये लिखा हुआ है इसमें। स्टेराइल, ठीक है। तो तत्व की कमी कौन से एलिमेंट की कमी से होता है, मैंने बताया था ना, सेलेनियम है ना, सेलेनियम। अनियन खाने से बढ़िया होता है, प्याज, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब इसका सोर्स होते हैं। नेक्स्ट यू हैव द विटामिन के। विटामिन के, व्हाट यू स्टैंड ओवर द विटामिन के। तो विटामिन के क्या बला है, विटामिन के का मतलब होता है नैफ्थेक्विनाइन या फिर फाइकोक्विनाइन। इससे होता है आपको हीमोफीलिया, मतलब कि हीमोरेज होता है, ब्लड जो है पतला हो जाता है और बीमारी हो जाती है आपकी। क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में हेल्प करता है अंदर इसके अंदर। और होता क्या है कि आपके जो ब्लड को ये पतला करने मतलब विटामिन के वैसे आपको बनाता तो गाढ़ा है, लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, पतला हो जाता है फिर ब्लड, तो इसकी कमी हो जाती है। अगर विटामिन के कम हो जाए तो ब्लड गाढ़ा होता है वैसे, तो अब इससे क्या हो जाएगा, पतला। भाई ये तो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ा रहा है, तो अगर ये कम होगा तो कंसंट्रेशन घटाएगा। तो ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कोएगुलेशन मतलब कि स्कंदन में हेल्प करता है, इस चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है पूरा का पूरा 2-3 चीज़ें पढ़ ली। होल्ड करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक बार टाइम चेक करो, 1:37। ठीक है, चलिए तब तक आप जो है एक बार इसको रिकॉल कर लें, जो मैंने वीडियो है एक बार देख लेंगे, और फिर हम तुरंत जो है सेकंड वीडियो को लॉन्च करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।